हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग लास्ट लेकर आई हूँ, तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सक्सेना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलिए, प्यून ने अपनी बढ़ती सांसों को संभालते हुए कहा। व्हाट द फक, यहाँ मेरी बहन नहीं मिल रही और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ जाकर भूख हड़ताल करने वाला हूँ? लिसन, जस्ट स्टे इन योर लिमिट। आज मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेशन के चलते कुछ भी उल्टा सीधा बोलूँ उससे पहले ही तुम चले जाओ यहाँ से, अंकित ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। लेकिन वो प्यून अंकित की बातों को इग्नोर करके उसकी कलाई पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, मेरे हद बाद में याद दिला दीजिएगा, अगर इस वक्त किसी और की हद पार हो गई तो आप लोगों की पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। प्यून अंकित को खींचते हुए हॉस्पिटल के ओपन कोर्टयार्ड की तरफ ले जा रहा था और अंकित के पीछे अनु भी घबराते हुए चली जा रही थी। व्हाट द फक, तुम यहाँ मुझे लाकर क्या साबित करना चाहते हो? ओपन कोर्टयार्ड में पहुंचकर अंकित गुस्से से प्यून को घूरते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, उन्हें देखिए। प्यून ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंकित झल्लाकर अपनी नज़रें ऊपर करके जैसे ही सामने देखता है तो उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अनु का भी था। उसे तो जैसे सांप ही सूंघ गया था, क्योंकि सामने हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर के रूफ एड्स पर आकांक्षा सर झुकाकर खड़ी थी। अगर वह थोड़ा भी हिलती डुलती तो इमारत के 10th फ्लोर से वो सीधा नीचे ज़मीन पर गिरती। एक पल में अंकित के माथे से पसीने की बूंद टपक पड़ती है। आकांक्षा, अंकित ने गला फाड़कर जोर से चीखा। आकांक्षा शर्मी सी नज़रों से अंकित को देखती है। आकांक्षा, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रही है तू? अभी के अभी नीचे उतर, अंकित ने दोबारा चीखते हुए कहा। हालांकि एक अनजाना सा खौफ उसके भी दिल और दिमाग दोनों में बैठ गया था। आकांक्षा अपनी आंखों से आंसू साफ करके व्यंग भरी मुस्कान लिए बोली, आप लोगों ने कहीं का हमें छोड़ा नहीं है अंकित भैया। आप सभी ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। चाचा जी से किया वादा और यतीश के ओवर इन्फ्लेटेड ईगो के बीच में हम पिसते जा रहे हैं। अब हमारा दम घुटने लगा है यहाँ पर अंकित भैया। अब नहीं जिया जा रहा हमसे, हमारे मौजूदगी से सबको दिक्कत है। हमारे जाने के बाद देखना सब सही हो जाएगा। आकांक्षा नीचे कूदने ही वाली थी कि अंकित दोबारा चिल्लाते हुए कहा, आकांक्षा रुक जाओ बेटा। आकांक्षा मेरी बात तो सुन लो। आकांक्षा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आकांक्षा, अगर ये तू अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो मत कर, तेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आकांक्षा, बच्चा नीचे आ जा। आकांक्षा बोली, मुझे पता है भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं ना अंकित भैया? अगर हम नीचे आ जाए तो आप अपनी बातों से मुकर जाएंगे, फिर से सब मिलकर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। आकांक्षा, ट्रस्ट में, बड़े पापा और बड़ी मम्मी की कसम, कोई तेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं करेगा। तेरे बच्चे को मारना तो दूर, मैं उसे किसी को छूने नहीं दूंगा। आकांक्षा, प्लीज़ नीचे आ जा, अब मुझे डर लग रहा है। अंकित पागलों की तरह आकांक्षा को आवाज़ लगाने लगा। आकांक्षा बस अब ना में सर हिला रही थी। आकांक्षा, तू क्या चाहती है? बोल, तेरी मर्जी क्या है? तू जो चाहती है हम सब वही करेंगे, लेकिन ऐसे जिद मत कर यार, प्लीज़ नीचे आ जा, अंकित ने कहा। इस पर आकांक्षा रोंदे गले से कहा, मुझे मेरे मम्मी पापा ला कर दो अंकित भैया। मुझे आप लोगों से दूर जाना है, यतीश से दूर जाना है, सबसे दूर चले जाना है मुझे। अंकित अपना सर पकड़ता है। वो हर रास्ता आजमा चुका था, लेकिन आकांक्षा की जिद उसके सर पर अब हावी हो चुका था। अब वहाँ लोगों का भीड़ भी इकट्ठा हो चुका था। सब बस खड़े होकर आकांक्षा का तमाशा देख रहे थे। कोई मोबाइल में उसका वीडियो बना रहा था तो कोई उसे सिंपैथी जता रहा था, लेकिन आकांक्षा को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में थक हार कर अंकित ने कहा, अनु प्लीज़, जितना हो सके आकांक्षा को अपनी बात में उलझाए रखो। मुझे ऊपर जाना होगा, वरना हम उसे खो देंगे। अंकित दौड़ते हुए वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर जाता है। लिफ्ट के अंदर घुसकर बिना वक्त गंवाए वो टॉप फ्लोर के बटन दबाता है। उसका दिल बुलेट ट्रेन की तरह से भी ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर अपनी जी जान लगा के वो रूफ की तरफ दौड़ता है। आकांक्षा, अंकित दर्द से चिल्लाया, इट्स टू लेट अंकित भैया, बहुत जग लिया रातों में, अब मुझे मुकम्मल की नींद चाहिए।
जिंदगी भर सुकून के लिए तरसती रही, अब मुझे सुकून की नींद सोना है, मुझे सोना है अंकित भैया। आकांक्षा अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए कहा, मम्मी आई एम कमिंग, योर लाडो इज कमिंग टू यू। इस बीच अंकित भागकर उसके पास जाता है और जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, आकांक्षा का पैर फिसलता है। अंकित धड़ाम से घुटने के बल फर्श पर गिर जाता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। एक पल में सारा माहौल शांत हो गया था, जैसे वक्त थम सा गया हो। और इसी शोर के बीच आकांक्षा धमके आवाज़ के साथ ज़मीन पर जा गिरती है। उसे चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है और उसकी आखिरी भयानक और दर्दनाक चीखें चारों तरफ गूंज उठती है। आकांक्षा अपनी अधमरी अधखुली आंखों से एक नज़र आसमान की ओर देखती है। उसे अब सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है, उसे अब जाना ही होगा। वो मुस्कुराकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में अंकित आकांक्षा के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में उठाए पागलों की तरह दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर की ओर भाग रहा था और बेजान आकांक्षा उसकी बाहों में झुलस गई थी। उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आकांक्षा के मृत शरीर को वो उसे अपनी गोद में उठाना होगा। हॉस्पिटल के अंदर जाकर अंकित ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेरी बहन देखो ना, मेरी बहन को क्या हो गया। ये बोलते हुए अंकित का गला बैठ सा गया था। आकांक्षा के एडमिट के बाद अंकित बाहर निकलता है और अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। तभी एक ही रिंग में उधर से कॉल रिसीव हो जाता है। पापा पापा पापा, अंकित कांपते हुए कहा। अंकित की आवाज़ में खौफ सुनकर विवेक जी को एक पल नहीं लगा ये समझने के लिए कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, क्योंकि अंकित तब विवेक को पापा बुलाता था जब कोई भयंकर मंजर उसके सामने होता था और वो खुद को लाचार महसूस करता था। पापा पापा, आकांक्षा ने खुद को ख़त्म कर दिया है पापा। अंकित कांपते होठों से विवेक जी को सारी बातें बताता है। विवेक जी के तो हाथों से मोबाइल ही छूट जाता है। थोड़ी देर बाद विवेक, सोनाली, नितिन, आहान, आदित्य सभी उस आईसीयू लॉबी में मौजूद थे। सोनाली जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था और कुकी तो सक्सेना सदन में ही थी। सभी ने उससे आकांक्षा की बात छुपाई थी, क्योंकि कुकी जिस कंडीशन में थी वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वैसे भी उसकी प्रेगनेंसी को अभी तीसरा महीना ही चल रहा था और डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस ना लेने को स्ट्रिक्टली वार्न किया था। ऐसे में उसके मिसकैरेज होने के भी चांसेस थे। तभी आदित्य आहान की तरफ अपना मोबाइल बढ़ाकर कहा, आहान भाई, असिस्टेंट साहिबा से बात कर लीजिए। एक कॉल मिलाकर पूरे 35 मिस्ड कॉल। आहान अपने दोनों हाथ आपस में बांधकर चेयर पर सर झुकाकर बैठा था और किसी साइको की तरह एकटक नीचे ही देखे जा रहा था। उसका चेहरा सर था और आंखें दर्द से लाल हो चुकी थी। आहान आदि के हाथ से मोबाइल लेता है और अपने कान में लगाता है। तभी उधर से कुकी की स्वीट से आवाज़ आई, हेलो आहान सर। आहान ने कहा, आहान ने बस इतना ही कहा। आप सब ने मुझे घर पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं सब लोग? मैं कब से आप सबको कॉल ट्राई कर रही हूँ, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पता है मैं घर पर अकेले बैठकर बोर हो गई हूँ, कुकी ने मासूमियत से कहा। बिजी था, आहान कोल टोन में बस 2 टुक जवाब दिया। कॉल क्यों नहीं किया? आहान ने पूछा। अब कहाँ है? इस बार कुकी ने बोला। आहान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो दादी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है तो हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तुम फालतू में टेंशन मत लो, खाना खाओ और सो जाओ, हमारे आने का इंतज़ार बिल्कुल मत करना। ठीक है सर, कुकी बोली और कॉल डिस्कनेक्ट कर लेती है। आदि अपना फ़ोन अपनी जेब में डालते हुए कहा, आहान भाई, आपने यतीश भाई को इन्फॉर्म कर दिया? आदि ने जैसे ही ये पूछा, आहान की आंखों में अब खून उतर आया था। वो जोर से मुट्ठी भींचकर बस हाँ में सर हिला देता है। शाम का वक्त। सोनाली विवेक जी के कंधे पर अपना सर रखकर बैठी थी। नितिन एक कोने में हाथ बांधे खड़ा था। आदि दीवार पर सर टिकाकर एकटक आईसीयू के बंद दरवाजे को निहार रहा था और आहान सिगरेट के कश पे कश लिए जा रहा था। अब तक न जाने वो कितने ही पैक सिगरेट के पी चुका था। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज आकर धड़ाम ब्रेक के साथ हॉस्पिटल के सामने रुकती है।
और उस गाड़ी के अंदर से यतीश बाहर निकलता है। वो भागते हुए जैसे ही आईसीयू के अंदर जाने वाला था, एकदम से वो रुक जाता है क्योंकि सामने आहान आईसीयू का दरवाज़ा पकड़कर खड़ा था। आहान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? मेरे रास्ते से हट जा वरना, यतीश ने चिल्लाकर कहा। आहान तंज भरी मुस्कान लिए उसे पीछे धकेलते हुए कहा, क्यों आए हैं यहाँ पर भाई आप? मुर्दे में जान अभी बाकी है या नहीं, ये चेक करने आए हैं? ये गुड न्यूज़ तो मैं आपको मोबाइल पर भी दे सकता था, आपको आने की क्या ही ज़रूरत थी? आहान ने धक्का मारने से यतीश 2 कदम पीछे हो गया था। यतीश गुस्से से तिल मिलाकर जैसे ही अंदर जाने वाला था, आहान दोबारा उसे पीछे धकेल कर चिल्लाते हुए कहा, एक बार में समझ नहीं आता आपको? मैंने कहा निकलिए यहाँ से, आप भाभी से नहीं मिल सकते और मैं किसी भी हालत में आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। यतीश गुस्से से आहान की कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, आज तो क्या क़यामत भी आ जाए तो मुझे मेरी बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तभी एक जोरदार पंच यतीश के मुंह पर पड़ता है, जिससे यतीश एक तरफ झुक जाता है। आहान यतीश की कॉलर को मुट्ठी में भरकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, आसान भाषा में समझा रहा हूँ भाई, चुपचाप निकलिए यहाँ से। हॉस्पिटल है, तमाशा खड़ा मत कीजिए वरना छोटे बड़े का लिहाज किए बगैर ऐसे और 100 पंच में आपके मुंह पे मार सकता हूँ। मैं आकांक्षा से मिले बगैर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। यतीश ने इतना ही कहा था कि एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर पड़ता है। यतीश हैरानी से सामने देखता है तो सामने अनु खड़ी थी और फूट फूट कर रो रही थी। अनु रोते हुए यतीश की कॉलर को अपने दोनों हाथों में मुट्ठी में भींचकर कहा, क्यों मारा आपने मेरी बच्ची को? आखिर उसकी गलती क्या थी? यही ना कि उसने सिर्फ आपसे प्यार किया था और आपने प्यार ने उसे मौत के मुंह तक ढकेल दिया। आपका प्यार उसे इस हालत में ले आया। यतीश, मेरी बच्ची अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आप यहाँ उसे फेक सिंपैथी जताने आए हैं। ये फेक सिंपैथी नहीं है अनु, एक एक पल में मेरी जान निकलती ही जा रही है, मुझे उससे मिलने दो। यतीश ने तड़प कर कहा। उसके चेहरे पर कसक, तड़प, बेचैनी सब एक साथ झलक रहा था। तभी नितिन यतीश को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यतीश बच्चा, तू उससे क्यों मिलना चाहता है? अच्छा हुआ ना वो मर गई, वैसे भी वो हर बार तेरे रास्ते में आ ही जाती थी। चलो अच्छा हुआ तेरे रास्ते से काटा तो हट ही गया। बहुत खटकती थी ना वो तेरी आँखों में, कितनी पाबंदी लगाती थी ना तुझ पर। तू अगर सिगरेट या शराब भी पीता था तो तुझे वो अपनी कसम देखकर वो तुझे रोक देती थी। वो तो मरने से पहले तुझ पर एहसान करके गई। अच्छा हुआ डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके मरी है, वरना तू तो दूसरी शादी भी नहीं कर पाता ना। चल अब एक अच्छी सी मॉडर्न लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवा देता हूँ। ये कहाँ गंवार कहीं की फैशन का उसे भी उसे नहीं पता था, वो कहाँ तेरे स्टैंडर्ड से मैच कर पाती। अच्छा हुआ तेरी शादी से पहले ही वो टपक गई, वरना शादी में फिर बखेड़ा खड़ा करती, तेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहती, यतीश ये शादी मत करो, यतीश मुझे अपना लो, मैं आपकी छोड़ी हुई औरत हूँ, आपके बिना मुझे कौन ही अपनाएगा एंड इटीसी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस दिन वो गिड़गिड़ा रही थी, ये कह कर कि मुझे और मेरे बच्चे को अपना लो। यतीश, कैसी घटिया लड़की है ये, तेरे साथ सोने के पैसे भी लेती है, पता नहीं कितनों के साथ सो चुकी है वो, किसके बच्चे को अपने पेट में रखकर वो तेरा पहचान देना चाहती है। अच्छा हुआ अपने बच्चे के साथ लेकर ही वो मर गई। तुझे ना अब नासिक में रहना ही नहीं चाहिए। चल मुंबई चलते हैं। ना आकांक्षा तेरी है, ना बीवी है, ना वो तेरा बच्चा तेरा है, तो यहाँ फिजूल में वक्त जाया करने क्यों ही आया है? तो उसकी लाश को मुखाग्नि देने के लिए उसके चाचा और उसके भाई हैं। अगर तू चाहे तो हम गार्ड से कहकर भी उसके लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि सुहागन को उसका पति ही मुखाग्नि देता है, लेकिन सवाल यह है कि उसका पति है कौन? वो क्या कहते हैं, नोबडीज़ वाइफ इज़ एवरीबडीज़ वाइफ। यतीश के मुँह से एक तड़प भरी आह निकल जाती है। वो नितिन के सीने में
खुद को छुपा लिया था, क्योंकि नितिन की कटाक्ष वो बखूबी समझ रहा था। नितिन के शब्द उसे अंदर तक तोड़ रहे थे। इधर आईसीयू के अंदर नर्स, जल्दी से डिफिब्रिलेटर तैयार करो, क्विक क्विक, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, प्रिपेयर क्विकली। उनमें से एक डॉक्टर ने बेचैनी से कड़क आवाज़ में कहा। ओके सर, नर्स ने कहा और जल्दी ही डिफिब्रिलेटर तैयार करती है। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर डिफिब्रिलेटर मशीन को आकांक्षा के सीने में रखती है तो आकांक्षा की बॉडी चिहुक कर ऊपर उठ जाती है और वो वापस धड़म से बेड पर गिरती है, क्योंकि आकांक्षा के पास में रखे ईसीजी मॉनिटर पर फ्लैट लाइन्स दिख चुका था, जिसका मतलब साफ था कि आकांक्षा की दिल की धड़कन अब थम चुकी है। एक पल में पूरे वार्ड में सन्नाटा पसर जाता है। सारे डॉक्टर और नर्स एक दूसरे के मुंह ताकने लगते हैं। डॉक्टर निराशा से आकांक्षा के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा देते हैं। इधर आईसीयू के बाहर यतीश पागलों की तरह हरकत कर रहा था। वह अंदर जाने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन कोई भी उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को देखते ही सब खामोश हो जाते हैं। डॉक्टर विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मिस आकांक्षा को हम बचा नहीं पाए। शी इज़ नो मोर। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डॉक्टर ने ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सब जैसे शॉक्ड होकर खड़े थे। सोनाली जी तो अब बिलख बिलख कर रोने लगी और विवेक जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। यतीश आईसीयू में जाने ही वाला था कि पीछे से अहान उसकी कमर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, डोंट यू डेयर ब्रो, आप अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। नितिन कटाक्ष भरे स्वर में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन आयु, बेचारी मर गई। यतीश धड़ाम से घुटने के बल बैठ जाता है और अपना सर झुकाकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। तभी छोटू सा तनिष, जिसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ इतना समझ आया था कि आकांक्षा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो यतीश के पैरों पर लिपट कर मासूमियत से कहा, यतीश सर, आपके पास तो बहुत पैसा है ना, आपके पास तो सुपर पावर भी है, आप मेरी आकांक्षा दीदू को बचा लीजिए ना। आकांक्षा दीदू हमेशा कहती है कि आपके पास सुपर पावर है, आप मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे, क्योंकि मुझे गंदी सी बीमारी है ना, और आप अपनी सुपर पावर यूज़ करके मुझे तो बचा ही लोगे। तो आप प्लीज़ प्लीज़ ना अपनी सुपर पावर यूज़ करके मेरी आकांक्षा दी को भी बचा लीजिए ना। आई प्रॉमिस आकांक्षा दी अब आपको अब कभी परेशान नहीं करेंगी। अगर उन्होंने आपको परेशान किया तो मैं खुद उन्हें पनिश करूँगा। सक्सेना सदन। आज पूरा दिन कुकी सदन में अकेली बैठी थी और बोर हो रही थी। बस घर में 2-4 नौकर ही वहाँ पर मौजूद थे और बाकी सब छुट्टी पर थे। कुकी हॉल के काउच पर बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी कि तभी घर का डोरबेल बजता है। इधर कुकी दरवाज़ा खोलती है तो सामने ब्लैक सूट पहने 45 से 47 साल का एक आदमी वहाँ खड़ा था। आंखों में गॉगल्स और चेहरे पर सख्त भाव लिए चेहरा नौजवानों की तरह खिल रहा था। कुकी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, जी आप कौन? आपको किससे मिलना है? क्या ये विवेक सक्सेना का घर है? उस आदमी ने सख्ती से पूछा। जी हाँ, अगर आपको किसी से मिलना है तो अब बाद में आ जाइएगा, अभी घर पर कोई नहीं है। कुकी बोली, क्या आपका नाम आकांक्षा सक्सेना है? आदमी ने पूछा और गौर से कुकी के चेहरे को निहारने लगा। जी नहीं, हम कात्यायनी हैं। आकांक्षा हमारी छोटी बहन है। लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? कुकी उस आदमी को घूरते हुए बोली। वो आदमी थोड़ा सकपका जाता है। वो कहा कि आकांक्षा सक्सेना को कौन नहीं जानता, लेकिन एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? कुकी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप बाहर ही रहिएगा, अंदर मत आइएगा। कुकी वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। करीब 5 मिनट बाद कुकी अपने हाथ में एक पानी का गिलास लिए मेन दरवाजे के पास आती है तो वो हैरान रह जाती, क्योंकि वो आदमी वहाँ था ही नहीं।
वो हैंडसम नौजवान कहाँ निकल गया वो पता नहीं, कुकी खुद से बड़बड़ाई। तभी ऊपर वाले कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। कुकी ग्लास को टेबल पर रखकर सीढ़ियों से सीधा ऊपर फ्लोर की तरफ जाती है। उसकी नज़र आकांक्षा के कमरे पर जाती है, जिसका दरवाज़ा खुला था और आवाज़ भी उसी दिशा से ही आ रही थी। कुकी धीमी कदमों से कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि सामने वही आदमी खड़ा था और दीवार पर लगी आकांक्षा की बड़ी सी तस्वीर पर प्यार से हाथ फिरा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। कुकी चीखते हुए बोली, हु आर यू एंड हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाज़त के इस घर में घुसने की, और वो भी मेरी छोटी के कमरे में, उसकी तस्वीर के साथ? ये आप क्या कर रहे हैं? वो आदमी एक तिरछी नज़र कुकी पर डालता है और दूसरे ही पल अपनी कमर पर टंगे गन निकालकर कुकी के माथे पर तान देता है। चुप, एकदम चुप, नो मोर वर्ड्स। क्या ये तस्वीर आकांक्षा सक्सेना की है? चुपचाप जवाब दो, वरना सारी की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। कुकी की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। मैंने कहा, जवाब दो, क्या ये तस्वीर आकांक्षा सक्सेना की है? वरना मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगा यहाँ तुम्हारी लाश बिछाने में। उस आदमी ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखकर कहा, जी 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 जी, ये मेरी छोटी की ही तस्वीर है। कुकी ने हकलाते हुए कहा, गुड, ऐसे ही खड़ी रहो। उस आदमी ने कहा और दीवार से आकांक्षा की तस्वीर निकालकर प्यार से उसके चेहरे को चूमता है और आकांक्षा की तस्वीर लेकर वहाँ से चला जाता है। पल्स हॉस्पिटल में पुलिस के सामने सोनाली, विवेक, नितिन, आहान और आदित्य, यतीश सारे बाहर खड़े थे। इंस्पेक्टर साहब ने सिंपैथी जताते हुए कहा, आई रियली फील बैड फॉर यू मिस्टर सक्सेना, मे योर डॉटर्स सोल रेस्ट इन पीस। हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। इट्स आवर ड्यूटी। आपको पुलिस स्टेशन चलकर स्टेटमेंट देना होगा, वरना हमें आपकी पूरी फैमिली को ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। तभी नितिन का गुस्सा बरस पड़ता है। यू नो वॉट इंस्पेक्टर साहब, ये जो आदमी यहाँ पर सर झुका कर खड़ा है ना, और ये मेरा सो कॉल्ड भतीजा, इन दोनों ने मिलकर मेरी बहू को ही मार डाला। मैं बार बार इस आदमी से कहता रहा कि जो बीत चुका है उसे जाने दे। अतीत को कभी दोहराया नहीं जाता। गड़े मुर्दे उखड़े नहीं जाते, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ते उखाड़ते इसने अपनी बेटी को ही मुर्दा बना दिया। अतीत के पन्नों को गांठ बांधकर चलता है ये इंसान। कितनी खुश थी आकांक्षा मुंबई में अपने पति के साथ। इसने ज़बरदस्ती आकांक्षा को नासिक लाकर उसका गला ही घोंट दिया। एक नहीं, तीन तीन जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है इस आदमी ने। नितिन एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने जो किया है इसकी सज़ा इन्हें मिल चुकी है। मिस्टर सक्सेना ने अपने भैया भाभी को तो पहले ही खो दिया था, और जब उनकी आखिरी निशानी थी उनकी बेटी, अब वो उनको भी खो दिया है। और आकांक्षा तो यतीश की धड़कन थी, उसने तो अपने जीने की वजह अपनी बीवी को ही खो दिया है। पहले से ही हम मुसीबतों से घिरे हैं, हमारे लिए आप और ज़्यादा मुसीबत खड़ी मत कीजिए। हमें आकांक्षा की अंतिम यात्रा की तैयारी भी करनी है। प्लीज़ हम पर एक एहसान कीजिए, इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। बाद में मिस्टर सक्सेना खुद पुलिस स्टेशन जाकर बयान दे देंगे। आईसीयू वार्ड। इंस्पेक्टर के जाने के बाद आदित्य जैसे ही वार्ड का दरवाज़ा खोलता है, सामने का नज़ारा देखकर वो अपनी जगह पर जम सा जाता है, क्योंकि सामने यतीश आकांक्षा की लाट से लिपटकर स्ट्रेचर पर उसके साथ सो रहा था। उसका एक पैर आकांक्षा के पैर को दबोच रखा था, एक हाथ उसके सर पर था जो उसे हौले हौले उसके बाल को सहला रहा था, और यतीश अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा रखा था। ये नज़ारा देखकर आदि बिना कोई आवाज़ किए अपनी आंखों के कोने पहुँचते हुए वहाँ से चला जाता है। यतीश आकांक्षा के कान को हल्का सा चूमकर कहा, ए प्रिंसेस, उठ जाना यार, तो ना सच में मुझे बहुत परेशान करती है। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, और कभी खुद ही रूठ कर बैठ जाती है,
लेकिन मुझे तेरी ये खामोशी तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। उठ जाना यार, चाहे तो मेरे को डांट ले, मार ले, गुस्सा कर ले, लेकिन ऐसे खामोश तो मत रहे। तभी यतीश को कुछ याद आता है। यतीश अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है तो देखता है आज सुबह से आकांक्षा ने उसे कुछ 200 मिस्ड कॉल थे और 685 मैसेज थे। यतीश गुस्से से आकांक्षा के एक भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर यतीश का दिल छलनी सा हो रहा था। यतीश एक वीडियो प्ले करता है, उसमें आकांक्षा फफक कर व्याकुलता से पहला शब्द कहा, यतीश मुझे नहीं पता है कि मेरी गलती क्या थी। यतीश, क्यों आपने इस तरह से हमारे प्यार को ठुकरा कर उसका तमाशा बना के रख दिया। आपके प्यार ने हमें कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। यतीश, आहन भाई के शादी के दूसरे दिन जब हमें चाचा चाची ने ये बताया कि मेरे मम्मी पापा का खून आपने और स्वामिनी आंटी ने किया है तो हम पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन आपसे हम नफरत नहीं करते थे, बस नाराज़ थे। डर लग रहा था कि आपके पास रहकर कहीं आपसे नफरत ना हो जाए, इसलिए आपसे दूर चली आई मैं। नफरत तो आपसे ज़िंदगी भर मैं नहीं कर सकती। क्या मुझे नाराज़ होने का भी हक नहीं है। यतीश, आकांक्षा फिर सुबकते हुए बोली, ये शायद हम आपको कभी नहीं बता सकते यतीश कि आप हमारे लिए क्या थे और क्या है। शुरू से लेकर आज तक हमारा प्यार हमेशा से प्योर था। हमने तो खुद से ही वादा किया था कि आपके हाथ के अलावा किसी तीसरे हाथ ने इस शरीर को छुआ तो हम इस शरीर को ही ख़त्म कर देंगे। आपकी कड़वी बातें और आपकी यादें आज बेशक घाव दे रही है, पर एक वक्त पर वो मुझे सुकून दे रहा था। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है जब मैंने आपको और शबनम को ऑफिस में किस करते हुए देखा था तो किस हद तक मैं इनसिक्योर हो गई थी, कहीं आप मुझे छोड़ न दे। इस डर से हमने अपने 18th बर्थडे पर कितना बड़ा फैसला ले लिया था। आपने जितना वक्त मेरे साथ बिताया, मुझे अक्सर यही लगा कि मैं किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे मिले। जितना वक्त हमने आपके साथ बिताया है, जो मेमोरी हमने आपके साथ बिताई है, वो शायद किसी और के साथ कभी ना बना पाऊँ। चीज़ें वक्त के साथ पता नहीं क्यों ख़राब सी हो गई, लेकिन ये दर्द बहुत दे गई मुझे। उस नशे वाली रात भी नशे में आप हमारे करीब आए। गलती हम दोनों के बीच हुई, लेकिन सज़ा सिर्फ मुझे मिली। आपके प्यार ने हमारी कोख में एक नई ज़िंदगी डाल दी। लेकिन किसे पता था वो रात प्यार भरी रात नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी की सबसे घिनौनी भरी रात थी। दूसरे दिन आपने हमारे जिस्म को सिक्के की तरह भरी बाजार में उछाल दिया। जिस हालत में मैं चाचा जी के सामने गई थी, आज तक शर्म से मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। सिर्फ 4 रातें, सिर्फ 4 मैंने आपके साथ बिताई और सिर्फ आपके 40 वर्ड में मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालकर आप चले गए। आपके प्यार में हमें सब कुछ मिला, खुशी मिली, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, दर्द मिला, तकलीफ़ मिली, बेइज्जती मिली और मार भी बहुत पड़ी। लेकिन पता नहीं क्यों मोहब्बत की झोंकें आँखों के धोखों में अंधी में बदल गई। धोखे की अंधी में बदल गई। आपके प्यार में मैं जीते जी मर गई। मोहब्बत के बाज़ार में बिक गई। कलंक हमारे किरदार में छप गई। आपने हमें कलंकित साबित कर दिया। हमारे बेदाग चरित्र पर काला धब्बा लगा दिया आपने। जिसे मैं अनमोल समझती थी, आप वो मुफ्त में सरेआम बिक गई। बहुत रुलाया है आपने यतीश, बहुत दर्द दिया है मुझे। यकीनन मैं अब वापस तो नहीं लौटूंगी, ना आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी। मेरे जाने के बाद मेरे लिए कोई मेमोरियल सर्विस मत रखना। मुझे नहीं लगता कोई हमारे मरने पर रोएगा, लेकिन आप ज़रूर रोओगे ना। वैसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। मेरे जाने के बाद किसी और लड़की में हमें मत ढूंढना, बहुत दर्द होगा। बस एक बार खुद में ही मुझे तलाश लेना। लेकिन एक बात याद रखना, आपके पैसे और आपके जिस्म से मोहब्बत करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको।
लेकिन रूह से मोहब्बत करने वाले कोई नहीं मिलेगा। पर मुझे बहुत दुख है, बेपनाह मोहब्बत और कोशिशों के बाद भी हम साथ नहीं रह पाए। शायद हमें भी ही यही चाहना नहीं आया कि मेरी किस्मत में ही आप नहीं थे, इसलिए आपको सॉरी बोलना है यार। आई एम सॉरी, हम वो नहीं बन पाए जो आपको चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझ में लाख कमियाँ थी। आई एम सॉरी, आपको सताया मैंने। आई एम सॉरी, जो मैं आपकी ज़िंदगी में आई। आई एम सॉरी एंड आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा यतीश, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शायद मैं ही गलत थी, तो बस आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना। अलविदा जाना, अलविदा। वीडियो क्लिप ख़त्म होती है। यतीश के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर जाता है। तभी यतीश पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और दूसरे ही पल आकांक्षा के होठ पर अपने होठ रखकर उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। यतीश आकांक्षा के होठ से होते हुए उसके चेहरे, गाल, उसकी आँख, नाक, हर जगह उसे किस करते हुए कहा, नो 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 प्रिंसेस, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपने चाचा चाची की बात मान गई, मेरे गाल पर तमाचा मारकर चली गई थी। तुमने एक बार भी मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ऐसी कितनी ही रातें थी जिसमें मैं सोया तक नहीं था। दिन रात बस यही सोचता रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या ही गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने आज तक किसी के लिए मैं नहीं रोया, पर तुम चली गई तो तुम्हारे लिए मैंने बहुत रोया। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मैं कैसे जी रहा था। उन 2 महीने में मैं जिंदा तो था, लेकिन सांसें नहीं बची थी। मैं हमेशा कहता था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, लेकिन जब तुम चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी उन बाकी लड़कियों की तरह ही हो। मुझे लगा था कि तुम हमेशा मेरे साथ दोगी, मेरे साथ रहोगी, लेकिन मुझे ये बात गलत लगने लगा था। पर शायद तुम्हें मेरी तकलीफ़, दर्द और तड़प से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हारे बिना जीने की, लेकिन मैं जी ही नहीं पाया। इसीलिए तुम्हें अपने साथ लेने के लिए मैं नासिक चला आया था। सोचा था तुम्हें मना लूँगा, काश तुम्हें मुझ पर तरस आ जाए और तुम मुझे माफ़ कर दोगी। इसलिए तुम्हारे चाचा ने जो बेइज्जती किया वो भी मैं सह गया। यतीश आकांक्षा की लाश पर पागलों की तरह प्यार लुटा रहा था। वो अपने काबू में ही नहीं था। यतीश सिसक सिसक कर रो रहा था और वो सिसक भरी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें नफ़रत नहीं करता था प्रिंसेस, लेकिन मुझे तब बहुत गुस्सा आया जब तुम उस घर से शादी करने के लिए राज़ी हो गए। तब तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ था। फिर वो स्पेशल डेट और वो किस, मैं तुम्हारे लिए किस कदर तड़प रहा था और तुम उस शख्स के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रही थी। क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता था प्रिंसेस? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था यार तुम्हें किसी और के साथ, तुम्हें किसी और की बाहों में। यतीश तुम्हारे बिना मर जाएगा प्रिंसेस, प्लीज़ वापस आ जाओ यार, तुम्हारे बिना जिया ही नहीं जा रहा। नादान है मेरा प्यार, प्लीज़ मुझे संभाल लो। यतीश के कान को वही बात चीर रही थी जब आकांक्षा ने उस दोनों के डाइवोर्स के वक्त कहा था, ज़िंदगी में कभी तो आपको आज के दिन के लिए अफसोस होगा। मैं बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करूंगी और भगवान करे आप रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए मुझे पुकारें, लेकिन आपकी तरफ देखने के लिए मैं ना रहूं। आज वो वक्त था। यतीश आकांक्षा की लाश पर अपने सीने से लगाकर रोए जा रहा था। बाहर खड़े नितिन, आहान और आदित्य जो ये सब कितनी ही देर से देख रहे थे। यतीश की हालत पर उनका भी दिल पसीज आया था। आहान यतीश के पास जाने ही लगा था तो यतीश उसका हाथ पकड़कर कहा, आहान मत जा उसके पास, मिलने दे उसे आखिरी बार। उसे भी तो ये महसूस होना चाहिए कि अपने ईगो के चलते उसने खोया क्या है। बहुत रुलाया है इसने आकांक्षा को, कुछ देर इसे भी रो लेने दे। इधर यतीश आकांक्षा को अपनी गोद में लिए उसे किस किए जा रहा था। तभी पीछे से डॉक्टर यतीश के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन यतीश पीछे नहीं मुड़ता है। मिस्टर रायजादा, प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ।
डॉक्टर ने यतीश के कंधे को थपथपा कर कहा। वो आकांक्षा को अपने सीने में छुपाए रखा था और प्यार से उसके बाल को सहलाया जा रहा था, जैसे उसने अगर उसे छोड़ दिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। बहुत ज़्यादा कहने के बाद भी जब यतीश उसे नहीं छोड़ता तो कुछ नर्स ज़बरदस्ती आकांक्षा को की डेड बॉडी को यतीश से छुड़ाकर स्ट्रेचर पर लिटाती है और उसके ऊपर सफ़ेद ब्लैंकेट डाल देती है। नीतीश ज़बरदस्ती यतीश को पकड़ के रखा था। वो छटपटा रहा था आकांक्षा के पास जाने के लिए, लेकिन तब तक नर्स उसे आईसीयू से बाहर ले गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। मैं अब आपके लिए दूसरी न्यू स्टोरी इसी तरह की लेकर आऊँगी। अगर आपको इस तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।